हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बायोमेडिकल थेरेपी। देखो, बायोमेडिकल थेरेपी, इसमें दोनों ही थेरेपी आती हैं, ड्रग थेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको दोनों ही थेरेपी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको वो फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करूंगी जो रिक्वायर्ड होते हैं हीलिंग इन साइकोथेरेपी। इसके साथ एक टॉपिक और एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साइकोथेरेपी में, वो है एथिक्स इन साइकोथेरेपी। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट बायोमेडिकल थेरेपी में मिस ना हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ड्रग थेरेपी क्या होती है। तो ड्रग थेरेपी में क्या आता है, मेडिसिन्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखो, जो ड्रग थेरेपी होती है इसमें मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की जाती है मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो भी मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट प्रेस्क्राइब करता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रेस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं साइकियाट्रिस्ट। आप और हम किसी तरह की भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि देखो, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं सबसे पहले ये डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद ये मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ जो भी प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा दिया जाता है। किस तरह की मेडिसिन वो बताते हैं ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिसऑर्डर पर। देखो, जैसा डिसऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं। अगर सीवियर डिसऑर्डर है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डोज होती है, हैवी डोज होती है, लेकिन अगर कॉमन डिसऑर्डर है तो वहां पर लाइट डोज प्रेस्क्राइब की जाती है साइकियाट्रिस्ट के द्वारा। तो देखो, इन केस ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। देखो, ये जो डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, ये माइल्ड ट्रीटमेंट से क्योर नहीं किए जा सकते। इनके लिए हैवी डोज देनी होती है, वो होती है एंटी साइकोटिक डोजेस। और अगर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो यहाँ पर माइल्ड डोज की रिक्वायरमेंट होती है। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं माइल्डर ड्रग्स, यानी वो लाइट डोजेस देते हैं जिनसे ये दोनों ही इजीली क्योर किए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पर कि किस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लाइंट फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। और देखो, इसमें एक बहुत बड़ा वार्निंग पॉइंट है, जब साइकियाट्रिस्ट कोई भी ड्रग्स बताते हैं अपने पेशेंट को तो वहां पर एक वार्निंग दी जाती है कि ये मेडिसिन हमेशा अंडर प्रोफेशनल्स लेनी चाहिए, अंडर एक्सपर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि इन डोजेस के साइड इफेक्ट्स होते हैं और सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो देखो, वार्निंग क्या है, इट इज एसेंशियल दैट medication is given under medical supervision and experts as drugs can have side effects। अब देखो, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है और आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इससे आपको एडिक्शन भी हो सकता है। देखो, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें एंजाइटी फेस करनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि माइल्ड डोज सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू ले लेते हैं, यानी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ही वो माइल्ड डोज ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो उस चीज के एडिक्टिव हो जाएंगे। जब भी उन्हें एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो उन्हें उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि लोगों को पार्टी में जाना होता है, वहां पर उन्हें डांस वगैरह करना होता है, तो अपने आप को फटीग से रिलीव करने के लिए वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा गलत है। हमें कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जब कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है
तभी मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस बिकॉज इट कैन डैमेज योर हेल्थ, इट कैन डैमेज योर ब्रेन एज वेल एज योर बॉडी। तो जब भी मेडिकेशन होता है तो मेडिकेशन हमेशा मेडिकल सुपरविजन के अंडर होना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट के अंडर होना चाहिए, तभी इन ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज इनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। क्लियर? तो ड्रग थेरेपी आप किस तरह से लिखेंगे, क्लियर हो गया ना आपको? सबसे पहले आप लिखेंगे ये मेडिसिन साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर आप लिखेंगे कि किस तरह की मेडिसिन देते हैं, ये डिपेंड करता है कि डिसऑर्डर कैसा है। अगर सीवियर डिसऑर्डर है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग डोजेस दी जाएंगी, लेकिन अगर कॉमन डिसऑर्डर है तो वहां पर माइल्ड डोज दी जाएगी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिसऑर्डर पर। और दूसरा, ये जो डोजेस होती हैं ये हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने चाहिए। ऐसे डॉक्टर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इन डोजेस को लेना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरी बायोमेडिकल थेरेपी, वो है ईसीटी। ईसीटी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। देखो इस थेरेपी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक इज गिवन वाया इलेक्ट्रोड्स टू द ब्रेन ऑफ द पेशेंट टू इंड्यूस कन्वल्जन। देखो जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये आपने पिक्चर वगैरह में, फिल्म वगैरह में भी देखा होगा कि जिस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसे शॉक ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जाता है। देखो ये जो शॉक दिए जाते हैं ये एक प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन ही दे सकता है, जिसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, ताकि उसकी ब्रेन के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिडली हो सके, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं वाया इलेक्ट्रोड्स। लेकिन इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि ये जो शॉक दिए जाते हैं ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही देता है, जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है। ये शॉक हर पर्सन नहीं दे सकता। इसमें एक मेडिकली ट्रेन्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो ये जो थेरेपी है, इट इज अ बायोमेडिकल थेरेपी दैट कैन ओनली बी गिवन बाय साइकेट्रिस्ट। ये थेरेपी भी साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही ट्रीट की जाती है, हर पर्सन इस थेरेपी को अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, ECT is not regular treatment. It should be used rarely when drugs are not effective in controlling the symptoms of patient. देखो जो ECT थेरेपी है ये रूटीन बेसिस पर अप्लाई नहीं की जा सकती। ये थेरेपी बहुत रेयरली यूज की जाती है। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो भी बहुत रेयर केसेस में इस थेरेपी को यूज करता है। कब इस थेरेपी को यूज किया जाता है, जब मेजर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में ड्रग्स इफेक्टिव नहीं होती है, जब पेशेंट के सिम्टम्स को ड्रग्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है, तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो थेरेपी है ये कभी भी रूटीन में अप्लाई नहीं की जाती, रेगुलर बेसिस में अप्लाई नहीं की जाती, ये रेयर केसेस में अप्लाई की जाती है। It should be used rarely when drugs are not effective in controlling the symptoms of patient. जब पेशेंट के सिम्टम को ड्रग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेडिसिन से पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसका डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तब ये टेक्निक इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी अप्लाई की जाती है। तो समझ आया आपको? बायोमेडिकल थेरेपी में दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है, दोनों ही थेरेपिस्ट यूज करते हैं। पहली है ड्रग थेरेपी और दूसरी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स फॉर हीलिंग इन साइकोथेरेपी। देखो साइकोथेरेपी को हील करने के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, सारे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला फैक्टर है प्रॉपर चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक। देखो जो भी थेरेपिस्ट होता है
चाहे क्लाइंट को किसी तरह का डिसऑर्डर हो, सबसे पहले थेरेपिस्ट को ये चूज करना पड़ता है कि क्लाइंट के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उसे कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, कौन सी उसे थेरेपी चूज करनी है। जब वो थेरेपी को चूज कर लेता है तो उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होता है, एक्सपर्टीज के साथ इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया है लोगोथेरेपी का। लोगोथेरेपी फॉर अ क्लाइंट who has suffered a loss of loved one and has no interest in life due to depression। देखो, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ कि एक क्लाइंट है, उसके लव्ड वन की डेथ हो गई है और अब उस क्लाइंट का लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट अप्लाई करेगा लोगोथेरेपी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले थेरेपिस्ट को क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस तरह की टेक्निक इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए अप्लाई होगी। तो लोगोथेरेपी उन पेशेंट के लिए अप्लाई होती है जिनका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी तरह से डिसेंसिटाइजेशन फोबिया को ट्रीट करने के लिए अप्लाई की जाती है। जिस पर्सन को एंजाइटी है, जो बहुत ज्यादा एंशियस है, उसके लिए सीबीटी टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो देखो, साइकेट्रिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करे कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रॉपर टेक्निक चूज करे और उस टेक्निक को फिर वो एक्सपर्टीज के साथ अप्लाई करेगा, तभी उसकी थेरेपी सक्सेसफुल होगी। क्लियर? तो ये सबसे पहला फैक्टर माना जाता है साइकोथेरेपी को हील करने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है थेरेप्टिक अलायंस। इसमें क्या होता है? ट्रस्ट रिलेशनशिप इन विच थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ही प्रोवाइड्स कंफर्टेबल एंड कोजी एनवायरनमेंट टू क्लाइंट। देखो, थेरेप्टिक अलायंस का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट, इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए। जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट के लिए एम्पैथी दिखाए, वो अपने क्लाइंट के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाए, तभी क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट करेगा और सारी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा। एम्पैथी क्या होती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, ये मैं आपको कई वीडियो लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लेना, सारे आपके की पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखो, इसके साथ साथ उसे एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल प्रोवाइड करना पड़ता है अपने क्लाइंट को, जिसमें वो रिलैक्स होकर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे। थर्ड फैक्टर इज कैथारसिस। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू इमोशनल अनबर्डनिंग। ऑल फियर एंड इमोशंस मस्ट बी शेयर्ड बाय क्लाइंट। देखो, इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपने आप को इमोशनली अनबर्डन फील करे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने सारे फियर, सारे इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर दे, फ्रीली शेयर कर दे। कोई भी ऐसी चीज ना हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो वो थेरेपिस्ट से हाइड करे। क्योंकि देखो, जब तक थेरेपिस्ट उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो कभी भी थेरेपी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पर उसे सारी इंफॉर्मेशन अपने थेरेपिस्ट को फ्रीली एक्सप्रेस करनी चाहिए। कोई भी चीज अनटच्ड और अनएक्सप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। देखो, इसमें जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो क्लाइंट के लिए भी हो सकते हैं और थेरेपिस्ट के लिए भी। क्लाइंट के लिए कैसे होंगे? क्लाइंट शुड बी मोटिवेटेड फॉर चेंज और थेरेपिस्ट के लिए है पॉजिटिव नेचर एंड एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है उसमें ये है कि क्लाइंट हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए चेंज के लिए, यानी क्लाइंट को थेरेपिस्ट पर बिलीफ होना चाहिए। उसे हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि जो थेरेपी दी जा रही है उससे डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। वो कभी भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना करे कि कोई क्विक मिरेकल हो जाएगा जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो उसका थेरेपी से फेथ उड़ जाएगा। तो हमेशा अपने थेरेपिस्ट पर फेथ रखे, वो
वो हमेशा मोटिवेटेड हो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि देखो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं इनके रिजल्ट बहुत स्लो होते हैं, तो यहाँ पर क्विक सोल्यूशन का कोई मिरेकल नहीं होता है। दूसरा जो थेरेपिस्ट का नॉन स्पेसिफिक फैक्टर है वो ये है कि उसका पॉजिटिव नेचर होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट को कंसीडर करे, वो हमेशा नॉन जजमेंटल हो, और दूसरा जो थेरेपिस्ट है उसका माइंड हमेशा साउंड होना चाहिए, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में नहीं होना चाहिए, उसके सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने चाहिए। अगर उसके अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो एक पर्सन जो अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो कभी भी दूसरे को रिलीफ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है उसके लिए एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके थ्रू साइकोथेरेपी को हील किया जाता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ एथिक्स इन साइकोथेरेपी। देखो सबसे पहला एथिक क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम क्लाइंट। देखो जब भी थेरेपिस्ट कोई भी थेरेपी किसी भी क्लाइंट को देता है तो क्लाइंट वॉलंटरीली आना चाहिए, कभी भी फोर्सिबली वो किसी क्लाइंट को थेरेपी ना दे। ये सबसे पहला एथिक माना जाता है साइकोथेरेपी का। जो क्लाइंट थेरेपी ले रहा है उसे पता होना चाहिए कि थेरेपी में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसकी कंसेंट जरूरी है, तभी थेरेपिस्ट आगे अपनी थेरेपी कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा एथिक आता है कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी मेंटेन। देखो जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में ले कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करेगा उसके लिए सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी, यानी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी के सामने रिवील नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तभी क्लाइंट ट्रस्ट करके सारी इंफॉर्मेशन, सारे फियर, सारे इमोशन फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा थेरेपिस्ट के सामने। नेक्स्ट एथिक इज रिडक्शन इन स्ट्रेस शुड बी प्राइमरी गोल। देखो ये जो साइकोथेरेपी होती है इसमें प्राइमरी गोल होता है क्लाइंट के स्ट्रेस को रिड्यूस करना। साइकोथेरेपी हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, उसकी हेल्प के लिए होनी चाहिए, ना कि पर्सनल गेन और पर्सनल प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट एथिक इज इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट थेरेपेटिक रिलेशनशिप। देखो इन दोनों के बीच में, जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट हैं, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए। जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट पर बिलीव करे, ट्रस्ट करे कि जो भी इंफॉर्मेशन वो थेरेपिस्ट को शेयर करेगा उसके लिए सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए, तभी थेरेपी सक्सेसफुल होगी। अगर क्लाइंट थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो इंफॉर्मेशन को हाइड करना शुरू कर देगा और जो थेरेपिस्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन ना मिल पाने की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। देखो इस थेरेपी के लिए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और एम्पैथी बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्लाइंट या थेरेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को वायलेट करना इस थेरेपी का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ चाहे क्लाइंट कोई भी हो, थेरेपिस्ट उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है और एम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाता है उसके लिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम को वो फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन कर सके। नेक्स्ट एथिक इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। देखो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ये बहुत जरूरी है साइकोथेरेपी में, क्योंकि अगर पर्सन ट्रेन नहीं है तो उसे दूसरे थेरेपिस्ट के पास अपना केस रेफर कर देना चाहिए। यहाँ पर कोई ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर्सन की लाइफ का सवाल होता है। तो अगर एक साइकेट्रिस्ट को अपने कॉम्पिटेंस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसे दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम को रेफर कर देना चाहिए, ताकि क्लाइंट की प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। क्लियर? तो ये 6 एथिक्स हैं साइकोथेरेपी में जो हर साइकेट्रिस्ट को पॉजिटिवली फॉलो करने चाहिए, मैंडेटरी है ये सारे साइकेट्रिस्ट के लिए,
तभी थेरेपी सक्सेसफुल होती है। अगर किसी भी एथिक को वो वायलेट कर देते हैं तो यहाँ पर थेरेपी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो होपफुली बायोमेडिकल थेरेपी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोनों थेरेपी जो बायोमेडिकल थेरेपी में इंक्लूड है वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। इसके साथ साथ जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं हीलिंग इन साइकोथेरेपी ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ जो एथिक्स के 6 पॉइंट्स हैं ये भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी इन केस कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। देखो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी आपकी साइकोलॉजी एनसीईआरटी के बेस पर मैंने एक्सप्लेन की है। जैसे आपकी बुक में दिया है एज पर योर बुक सारे टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। दूसरा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी बोर्ड के नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या फिर आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।